गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे वर्धमान और हास्यमान फलनों के लिए प्रथम अवकलज परीक्षण। मतलब प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा हम किस प्रकार वर्धमान और हास्यमान फलनों के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा हम क्या क्या उसके द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को किस किस प्रकार सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्धमान और हास्यमान फलनों का प्रथम अवकलज परीक्षण। तो इसमें आपका प्रमेय है, माना f अंतराल, मान लेते हैं माना f कोई फंक्शन है। ठीक है, ये अंतराल a b, अभी अंतराल कौन सा है आपका? संवृत्त अंतराल। ठीक है, माना f संवृत्त अंतराल a b पर संतत है। ठीक है, संवृत्त अंतराल पर संतत है और विवृत्त अंतराल ए बी पर अवकलनीय है। संवृत्त अंतराल और विवृत्त अंतराल इसके पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं संवृत्त अंतराल क्या होते हैं। अगर आपको इस प्रकार लिखा है 2 to 6 बड़े ब्रैकेट में लिखा है, मतलब वो संवृत्त अंतराल होता है। संवृत्त अंतराल मतलब अगर आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संवृत्त अंतराल मान लेते हैं x बिलोंग्स टू संवृत्त अंतराल है, मतलब x की वैल्यू संवृत्त अंतराल 2 to 6 के अंदर ही होगी x की वैल्यू। ठीक है, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँगी तो किस प्रकार करूँगी? ये 0 1 2 3 4 5 6, मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 से 6 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। संवृत्त अंतराल का मतलब है, अगर संवृत्त अंतराल दिया है मतलब 2 से लेकर 6 तक की सारी वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, संवृत्त अंतराल मतलब यही हो गया 2 3 4 5 6 सभी पूरी वैल्यू इस अंतराल में आएगी। और वही मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ x बिलोंग टू 2 to 6, यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है? विविध अंतराल को। मतलब जो x की वैल्यू है 2 और 6 के बीच होगी। 2 और 6 के बीच मतलब या तो 3 या तो 4 या तो 5। तो विविध अंतराल का मतलब है आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक की सारी वैल्यूज लेंगे उसमें, यानी कि 2 3 4 5 6 सारी वैल्यू आएगी। और विविध अंतराल का मतलब है 2 से 6 अगर यहाँ पर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को छोड़कर जो बीच की वैल्यू होगी, यानी कि 3 4 5, उसको आप लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मान लेते हैं f संवृत्त अंतराल ए बी पर संतत है और विवृत्त अंतराल ए बी पर अवकलनीय है। तब देखिए, तब वर्धमान की कंडीशन क्या होगी और हास्यमान की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, संवृत्त अंतराल ए बी में f वर्धमान है। आपको संवृत्त अंतराल दिया है ए बी, इसमें f वर्धमान है। ठीक है, यदि प्रत्येक x का मतलब है x कोई पॉइंट है जो बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, अब देखिए आपको अंतराल तो दिया रहेगा संवृत्त, ध्यान देंगे है ना, अंतराल हमें दिया रहेगा संवृत्त, लेकिन जो पॉइंट x होगा वो हम विविध अंतराल में लेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को छोड़कर जो बीच के पॉइंट होंगे ना वो हम देखेंगे। के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 है। मतलब अगर कोई फलन आपके पास f है, आपके पास अंतराल a b है, ठीक है, तो और जो आप पॉइंट लेंगे, कोई बिंदु लेंगे, किसी बिंदु पर आप जज करेंगे ना कि उस बिंदु पर वो फलन वर्धमान है कि हास्यमान है, तो वो जो बिंदु है वो उस विविध अंतराल ए बी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो फलन वर्धमान कब होगा? जब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का एक बार अवकलन करिए, तो अवकलन करने पर जो f डैश एक्स वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो 0 से बड़ी है तो फलन आपका क्या होगा? वर्धमान है। अगर वो 0 से छोटी है तो फलन क्या हो जाएगा? हास्यमान। और अगर वो 0 के इक्वल है तो जो फलन होगा f ऑफ एक्स वो एक अचर फलन होगा। तो हास्यमान के लिए भी सेम यही कंडीशन, ए बी अगर आपके पास कोई विविध अंतराल है में f यानी कि फलन हास्यमान है
यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी के लिए f डैश x लेस देन 0 है। अगर आपको कोई फंक्शन देगा, सिर्फ पूछ देगा बताओ ये वर्धमान है कि हाथ समान है, f डैश x निकालना। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो वर्धमान है, f डैश x अगर वैल्यू 0 से छोटी है तो फलन क्या हो जाएगा, हाथ समान हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, ए बी समवृत्त अंतराल ए बी में f अचर फलन है। यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी के लिए f डैश x इक्वल टू 0। अगर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो फलन वर्धमान होगा। अगर f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो फलन हास्यमान होगा। और अगर f डैश x की वैल्यू 0 के बराबर आती है मतलब आपका फलन क्या होगा, एक अचर फलन होगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो 3 कंडीशंस है वर्धमान और हास्यमान फलनों का प्रथम अवकलज परीक्षण का, ये 3 कंडीशन है। इन्हीं 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं हम। अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्नावली 15.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, आपको फलन दे दिया है f ऑफ x और आपको बोला है कि सिद्ध करिए ये एक निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक, और बोला है r पर। r मतलब जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू r होगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, एक रियल नंबर होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि वो वर्धमान फलन है कि हास्यमान फलन है। सबसे पहले हमें क्या दिया, एफ ऑफ एक्स दिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। कोई भी फलन वर्धमान फलन तब होगा जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब f डैश x की वैल्यू क्या हो, धनात्मक हो। अगर f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फलन वर्धमान है। अगर f डैश x की वैल्यू नेगेटिव है, माने कि लेस देन 0 है, तो फलन हास्यमान है। अगर f डैश x इक्वल टू 0 है तो फलन क्या है, मेरा अचर है। ये 3 पॉइंट बस याद रखेंगे, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, f ऑफ x का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, f डैश x इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और f डैश x इक्वल टू 3 इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा आपका 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। जब इसका हम गुणन करेंगे इसे अगर हम तोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अगेन सॉल्व करने पर x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 2 कॉमन x माइनस 2। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, f डैश x इक्वल टू 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो f डैश x है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब ये हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। अब चूँकि देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है, x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर आपका पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, दशमलव वाली वैल्यू भी होती है। हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ पर आपको दिया है x माइनस 2 का स्क्वायर, 3 तो पॉजिटिव है ही, अपन बस इसकी बात करते हैं। अगर मान लो अगर आपका x की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, मान लो मैं यहाँ पर -1 रखती हूँ, तो -1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगी वैल्यू, मतलब मुझे ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर क्या मिली, पॉजिटिव। अब अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दूँ, पॉजिटिव रख दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रख देती हूँ अगर, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि -1 का
होल स्क्वायर यानी कि 1। मतलब x की वैल्यू चाहे मैं पॉजिटिव रखूँ चाहे मैं नेगेटिव रखूँ, है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव में आपका डेसिमल वाली वैल्यू तो आ जाती है, तो चाहे मैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखूँ चाहे मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखूँ, मुझे यहाँ पर ओवरऑल x-2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। मतलब 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी मेरी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है आपका प्लस। तो ये पूरी वैल्यू मेरी ओवरऑल क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, है ना। मतलब ये क्या हो गई, 0 से बड़ी हो गई। इसका मतलब जो आपका f-x है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू r, मतलब जो आपका f(x) है वो आपका क्या हो गया, निरंतर वर्धमान फलन होगा। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपको निरंतर वर्धमान फलन चाहिए या हास्यमान फलन चाहिए, कोई भी फलन की बात करें, बस वर्धमान हो हास्यमान हो, तो f'(x) निकालिए। f'(x) 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है तो फलन वर्धमान, अगर f'(x) 0 से छोटा है यानी निगेटिव है तो फलन हास्यमान, और f'(x) = 0 है तो फलन आपका क्या होगा, अचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः फलन f(x) R पर निरंतर वर्धमान है, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन f(x) = sin x, जहाँ पर पॉइंट ए दिया है 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान है, b π/2 to π में निरंतर हास्यमान है, और 0 to π में ना तो वर्धमान है ना ही हास्यमान है, ठीक है। आपको फलन दे दिया है f(x) = sin x, उसके बाद 3 कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन ने पूछा है हास्यमान, फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है वर्धमान, आपको अंतराल दे दिया है 0 to π/2। सेकंड कंडीशन में पूछा है हास्यमान और अंतराल दे दिया है π/2 to π, और थर्ड कंडीशन में बोला है कि ना ही वर्धमान है ना ही हास्यमान है और अंतराल दे दिया है 0 से π, ठीक है। अब वर्धमान कब होता है, जब f'(x) ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि f'(x) क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब क्या हो गया, वर्धमान। और जब f'(x) लेस देन 0 हो, मतलब f'(x) क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। लेस देन 0 मतलब क्या, निगेटिव होगी वैल्यू। तो f'(x) जब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो वह तो आपका फंक्शन वर्धमान होगा। और जब f'(x) आपका निगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, तो फलन आपका क्या होगा, हास्यमान होगा, ठीक है। और ना ही वर्धमान है ना ही हास्यमान है, ये जब मैं आप सॉल्व करूँगी तब देखेंगे वहाँ पर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। आपको फंक्शन क्या गिवन है, f(x) = sin x, ठीक है। तो सबसे पहले हमको f'(x) निकालना है, उसके बाद हम बाकी चीज़ उसी के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो इसका अवकलन कर लीजिए, f'(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x की वैल्यू cos x, ठीक है। अब पहला अंतराल आपको क्या दिया है, a = 0 to π/2 में, ठीक है। तो अंतराल 0 से π/2 के लिए, ठीक है। अब देखिए अंतराल 0 से π/2 के लिए का मतलब है यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और π/2 से क्या होगी, छोटी। मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी और π/2 से छोटी, इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, π/6 हो सकती है, π/4 हो सकती है और π/3 हो सकती है, ठीक है। हमने टेबल देखा था ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, 0 होता है, π/6 होता है, π/2 होता है, π/3 होता है, फिर π/4 होता है, π/3 होता है, फिर π/2 होता है, ठीक है। तो 0 से π/2 की बात करें यानी 0 के बाद क्या आता है, π/6, फिर π/4, फिर π/3, फिर π/2, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच में हो गया, मतलब ये 3 वैल्यू। अब देखते हैं जो कॉस की वैल्यू है, ये हो गया एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 से π/2 के बीच में जो वैल्यू आती है वो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको क्या दे दिया है, f'(x) = cos x हमने निकाला है। मतलब x की वैल्यू एक बार क्या करो, π/6 रख लो, तो जब cos π/6 रखूँगी तब मेरी वैल्यू क्या होगी, √3/2। और जब मैं cos π/4 रखूँगी तब वैल्यू क्या होगी, 1/√2। और cos π/3 रखूँगी तब वैल्यू क्या होगी, 1/2। इसका मतलब तीनों ही केस में मेरी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है।
अंतराल देने का मतलब है x की जो वैल्यू है जो अंतराल दिया रहेगा उसके बीच में होगा, ठीक है। अंतराल देने का मतलब यही है, जो x की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में होगी। अब 0 से π/2 के बीच में कितनी वैल्यू आती है, π/6, π/4, π/3। तो x की जगह वैल्यू साइड में पुट करके देख लीजिए। cos x है, x की जगह पर π/6 पुट किया, π/4 पुट किया, π/3 पुट किया, तीनों में ही cos ये जो वैल्यू आ रही है π/6, π/4 और π/3 तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा फलन है वो क्या हुआ, धनात्मक हुआ पूरे केस के लिए। मतलब f'(x) इक्वल टू cos x ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। मतलब f'(x) की वैल्यू क्या हो गई, 0 से बड़ी हो गई, धनात्मक है। मतलब ये जो अंतराल दिया है 0 से π/2 उसने मेरा फलन क्या होगा, f(x) निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, चूँकि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, जैसा कि यहाँ पर लिखा है बिलोंग टू 0 to π/2 में f'(x) धनात्मक है, अतः f अंतराल 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका अंतराल, अंतराल भी आपका क्या दिया है, अंतराल π/2 टू पाई के लिए। इसका मतलब जो x है वो आपका क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा और π/2 और पाई के बीच में होगा, ठीक है। तो f'(x) इक्वल टू cos x। अब हम चेक करते हैं, देखो x की वैल्यू π/2 और पाई की बात करते हैं। तो अगर हम टेबल देखते हैं या फिर आप क्वाड्रेंट देखिए, π/2 और पाई की बात कर रहे हैं, तो ये आपका π/2 हो गया और ये आपका पाई हो गया। पॉजिटिव निरंतर आसमान नहीं, π/2 से पाई की बात करते हैं। तो देखिए, जब cos की वैल्यू π/2 रखती हूँ, x की जगह मैं क्या रखती हूँ, जब π/2 रखती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, 0। और जब मैं x की जगह पाई रखती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, -1, ठीक है। इसका मतलब देखिए, x की वैल्यू क्या है, π/2 से पाई के बीच में है। जब cos की वैल्यू π/2 रखी मतलब 0, और जब cos की वैल्यू पाई रखी मतलब -1। इसका मतलब अगर मैं इसमें देखूँ स्केल में, ये पॉइंट हो गया मेरा 0 और ये पॉइंट हो गया -1। मतलब जो cos x की वैल्यू है मेरी वो 0 से -1 के बीच में होगा। अब 0 तो ना ही पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव में काउंट होता है। 0 के बाद इधर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, माइनस। चाहे मैं यहाँ पर -0.1 लिखूँ, -0.2 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, तो 0 से -1 के बीच में होगी। मतलब cos x की वैल्यू मेरी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। ऋणात्मक हो गई मतलब f'(x) की वैल्यू क्या हो गई, <0, ठीक है। तो <0 हो गया, मतलब जो मेरा फलन है वो अंतराल π/2 से पाई के लिए क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, x बिलोंग करता है पाई, देखो x की वैल्यू ना तो π/2 है ना ही पाई है, उन दोनों के बीच की वैल्यू है। बट उन दोनों के बीच में देखो, हमको डायरेक्ट उन दोनों के बीच की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमको cos पाई की वैल्यू पता है कि हाँ -1 होती है, और cos π/2 की वैल्यू पता है 0 होती है। मतलब cos की जो वैल्यू है यहाँ पर, x की जो वैल्यू है जो भी होगी π/2 से पाई के बीच में x की जो भी वैल्यू होगी, है ना, तो cos x की जो वैल्यू आएगी 0 और -1 के बीच में ही आएगी। तो 0 और -1 मतलब 0 के बाद इधर कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे छोटी से छोटी वैल्यू लो, वो क्या होगी, माइनस में ही होगी, ठीक है। मतलब इधर जो वैल्यू आई पूरी क्या हो गई, माइनस में हो गई। मतलब cos x की वैल्यू क्या हो गई मेरी, नेगेटिव। इसलिए x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई में जो आपका फलन है f'(x) वो क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन f(x) π/2 टू पाई में निरंतर हास्यमान है, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में आपको क्या पूछा है, 0 से π/2 के लिए बोला है, अंतराल के लिए, ना ही वर्धमान है ना ही हास्यमान है, ठीक है। तो
तो 0 से π/2 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको, f'(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा आपको एक एक करके वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। 0 से π/2 का मतलब है जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, 0 से पाई बोला है ना, मतलब x की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और π/2 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और पाई से क्या होगी, छोटी होगी। तो एक बार मैं 0 से बड़ी और पाई से छोटी, इसका मतलब एक बार x की वैल्यू चलो 0 पुट कर लेते हैं, फिर x की वैल्यू मैं क्या करती हूँ, π/6 पुट कर लेती हूँ, फिर x की वैल्यू π/4, फिर x की वैल्यू π/3, फिर cos π/2, फिर cos π। ठीक है, 0 से पाई तक की कितनी कितनी वैल्यू हो सकती है, तो 0 है, π/6, फिर π/4, π/3, π/2, पाई। cos 0 की वैल्यू 1, π/6 की वैल्यू √3/2 और ये 1/√2, π/3 की वैल्यू 1/2, π/2 की वैल्यू 0 और पाई की वैल्यू -1। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में मतलब cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 और पाई मतलब cos 0 की वैल्यू -1। अब आप देखिए 0 से लेके π/2 तक, देखिए 0 से लेके π/2 तक तो हमने पहले भी निकाल चुका था। 0 से लेके π/2 तक जो सारी वैल्यूज़ है वो क्या है, धनात्मक है। ठीक है, और π/2 से लेके पाई तक देखिए जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, π/2 से लेके पाई तक जैसे कि मैंने ही बताया था। ठीक है, वो वैल्यू आपकी क्या हो गई, ऋणात्मक। मतलब ना पूरी वैल्यू लगातार धनात्मक हो रही है क्या, या लगातार ऋणात्मक हो रही है क्या, नहीं, आधी वैल्यू धनात्मक है, आधी वैल्यू क्या है मेरी, ऋणात्मक है। इसका मतलब जो मेरा फलन होगा वो ना ही वर्धमान होगा ना ही हास्यमान होगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। देखिए अंतराल 0 से पाई को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अंतराल 0 से पाई में f'(x) निरंतर पॉजिटिव या निरंतर नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि अगर आप बात करो 0 से π/2 के लिए, 0 से π/2 इसके जस्ट फर्स्ट हमने निकाला था 0 से π/2 यानी कि ये 3 पॉइंट लिए। ठीक है, तीनों में क्या हो गया, धनात्मक है। 0 से π/2 में क्या हो गया, f'(x) आपका क्या हो गया, धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, तथा π/2 से पाई में देखो, ये π/2 से पाई की बात करते हैं। ठीक है, तो π/2 से पाई में देखूँ तो 0 से लेके -1 तक जा रहा है, मतलब 0 के बाद की जो वैल्यू है वो सारी इधर की क्या हो गई, 0 के बाद क्या आ गया, -0.1, -0.2, -0.3, पूरा क्या आ गया, ऋणात्मक। यानी π/2 से पाई में क्या है, f' आपका क्या है, निगेटिव है। ठीक है, मतलब 0 से लेके पाई तक की वैल्यू देखूँ तो 0 से लेके पाई तक में मतलब ये 3 वैल्यू देखती हूँ। ठीक है, तो इसमें ना ही 0 से लेके पाई तक यानी ये 0 हो गया, 0 के बाद की जितनी वैल्यू आ रही है और ये पाई के ऊपर की जितनी भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये लगातार ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। एक बार आधे में धनात्मक आ रहा है, आधे में ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, अतः f(x) अंतराल 0 से पाई में ना तो वर्धमान है ना ही हास्यमान है। ठीक है, ना ही वो वर्धमान होगा ना ही वो हास्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू log x अंतराल 0 to ∞ में निरंतर वर्धमान है। ठीक, हमें यहाँ पर फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू log x। ठीक है, अंतराल दिया है 0 to ∞, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 से ∞ के बीच में होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी और ∞ से छोटी होगी। ठीक है, 0 से ∞ के बीच में मेरी x की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है भाई। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब हमें प्रूफ करना है निरंतर वर्धमान है कि हास्यमान है, अवकलन कर देते हैं।
एफ डैश एक्स लॉग एक्स की वैल्यू 1/x। अब चूँकि यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू अगर आप मान लो 1 रखते हो तो वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो क्या आता है 0.5, 1/3 रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ आएगी, 1/4 रखेंगे तो 0.25, मतलब सभी केस में x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पर ये जो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स की सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डैश एक्स की पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब फलन आपका क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक है, तो अतः फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अंतराल 0 to इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 7 आर पर हास्यमान है। हमको हास्यमान सिद्ध करना है। हास्यमान के लिए कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ऋणात्मक होनी चाहिए, तब फलन आपका क्या होगा, हास्यमान। तो देख यहाँ पर दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब एक्स की पावर 7, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस ये हो गया 0 1 का अवकलन 3 माइनस 3x² माइनस 7x की पावर 6, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 3x² माइनस 7x की पावर 6, दोनों में से माइनस x² कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस 7x की पावर 4। ठीक है, या एफ डैश एक्स इक्वल टू, मैं इसे और किस प्रकार लिख सकती हूँ, माइनस x² 3 प्लस 7, इसको किस प्रकार लिख सकती हूँ, x² का स्क्वायर, यह हो गया x की पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आर पर मतलब x बिलोंग्स टू आर, मतलब आर x आपका क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास x² है, तो x² की बात कर सकती हूँ। तो किसी भी नंबर का अगर आपके पास स्क्वायर है, तो चाहे नंबर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, आपको वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव। मतलब -1 है, उसका स्क्वायर करूँगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, 1, और 1 का भी स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1, माने -5 नंबर का भी स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू चाहे आपकी माइनस हो चाहे आपकी प्लस हो, स्क्वायर में वैल्यू आपको क्या मिलेगी, धनात्मक ही मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर x² की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव, मतलब ये जो ओवरऑल पूरा टर्म है मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर भी x² की वैल्यू क्या मिली मुझे, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब देखिए मान ले x बिलोंग्स टू क्या है मेरा, r है। ठीक है, मान लेती हूँ यहाँ पर मेरी x की वैल्यू क्या है, -2 है, चलो मान लेती हूँ, पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या मान लेती हूँ, -2। अब यहाँ पर पूरे टर्म में -2 रख के देखते हैं, ठीक है क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो गया माइनस का माइनस, x² की जगह मैं क्या रख रही हूँ, x² है, यानी कि -2 का स्क्वायर, और ये 3 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 7, और यहाँ पर 2 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया माइनस, ये 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस 7 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। और ये नंबर क्या है मेरा, यहाँ पर ये नंबर क्या है, नेगेटिव। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पर ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ, अगर मैं x बिलोंग्स टू आपका क्या है, r है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, तो मैं नेगेटिव वैल्यू लेके देखती हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, -2, यानी कि -2 का स्क्वायर हो गया, 3 का 3 प्लस 7, यहाँ पर सॉरी ये -2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और उसका स्क्वायर, यहाँ पर -2 का स्क्वायर यानी कि हो गया 4, ये माइनस पहले से है तो ये -3 प्लस का प्लस 7, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। इस पूरे टर्म को सॉल्व की तो मुझे क्या मिला, 115। ठीक है, और ये -4, तो -4 × 115 वैल्यू क्या आएगी मेरी, माइनस में ही आएगी, निगेटिव ही आएगी, है ना।
तो मैं यहाँ पर वही बताना चाह रही हूँ कि अगर x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ये आया है वैसी वैल्यू आएगी। और अगर निगेटिव लेंगे तब भी वैल्यू आपकी, ये पूरा टर्म आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मत और ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, निगेटिव, बिकॉज ऑफ यहाँ पर सामने में क्या है, माइनस है। अगर इस माइनस को मैं हटाऊँ तो मुझे पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगी। जैसा कि ये माइनस अगर मैं हटा दूँ यहाँ पर, तो पूरा टर्म मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है ना। 4 × 115 ये क्या मुझे मिल जाता है, पॉजिटिव। बट इस माइनस की वजह से मुझे पूरा टर्म क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो बस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर समझा दिया था। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म मुझे क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f' इज़ लेस देन क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब f' आपका क्या है, ऋणात्मक है। अतः f(x) r पर हाथ समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि x के सभी मानों के लिए e⁻x एक वर्धमान फलन है। ठीक है, यहाँ पर x के सभी मानों के लिए बोल रहे हैं, मतलब एक बार x = 0 लेंगे, एक बार x < 0, एक बार x < 0। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, f(x) = e⁻x। ठीक है, उसके बाद एक बार इसका क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो f'(x) = क्या मिला, e⁻x। x के सभी मानों की बात कर रहे हैं, मतलब एक बार x < 0, x = 0, x < 0, तीनों के केस में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x < 0 की बात करती हूँ। तो जब x < 0 है, जब x < 0 है उस केस में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है अपना, 1 + x + x² 2 + x³ 3 एंड सो ऑन। ये कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है आपकी, जब x की वैल्यू आपकी क्या होती है, >0 होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6, ये पूरी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, चाहे आप 1 रखो, चाहे यहाँ पर x की जगह पर 2 रखो, तो भी यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। मतलब e⁻x क्या है, >0 है। कब, जब x आपका क्या होगा, 0। जब x आपका 0 है उस केस में e⁻x का फॉर्मूला, हमको पता है 1 + x + x² 2 ठीक है, ये कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, >0 होती है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी आपका क्या होता है, >1 ही होता है। ठीक है, सबकी पूरी वैल्यू क्या होती है, 1 से आपकी बड़ी आती है वैल्यू। ठीक है ना, ये भी आपका क्या होता है, >1 से। तो यहाँ पर देखिए, जब सारी वैल्यू x की वैल्यू पर कुछ भी पुट करिए, 2 पुट करोगे तो यहाँ पर पूरा क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 2 2 ये सारी वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, 2 3 4 कुछ भी पुट करिए पर पॉजिटिव ही मिलेगी। मतलब e⁻x की वैल्यू क्या मिलेगी, >0। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, >0 होगी। मतलब ये e⁻x इसकी वैल्यू है, f'(x) की वैल्यू, मतलब f'(x) आपको क्या मिलेगा, 0, वेयर x < 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब f'(x) की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, जब x = 0 होगा तब। ठीक है, जब x = 0 होगा तब, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, f'(x) = क्या है, e⁻x है। x = 0 पुट कर दो, e⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये 1 भी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, यानी कि f'(x) क्या है, यहाँ पर भी 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस है आपका, जब x < 0 है तब क्या होगा। जब x < 0 है तब देखिए, जब x < 0 है मतलब यहाँ पर जो आपका f'(x) है, x < 0 है मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। मतलब मेरा जो x है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जो निगेटिव वाला x है मैं इसे क्या कर लेती हूँ, y के बराबर मान लेती हूँ। ठीक है, निगेटिव है तो x की सारी वैल्यू मेरी 0 से छोटी है, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, -x। अब ये -x किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। तो इस माइनस को मैं y के पास भी लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, तो x = -y हो सकता है, क्या हो सकता है। अब इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ, e⁻x = e⁻−y। ठीक है, लिख सकते हैं। अब e⁻−y को और कैसे लिख सकती हूँ, देखिए ये e⁻x = ये 1/e⁻y लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 1/e⁻y।
ठीक है, ये हो गया 1/e⁻y। अब चूँकि देखिए e की पावर जो x है उसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। e की पावर x यहाँ पर हमने भी निकाला था, e की पावर x है उसकी वैल्यू क्या होगी, सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। मतलब e की पावर x इक्वल टू 1/e⁻y, ये पूरी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, धनात्मक वैल्यू होगी। e की पावर y आपका क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर x इक्वल टू 1 क्या हो गया, धनात्मक संख्या। देखिए x इक्वल टू -y हो गया। ठीक, इसको मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ, e की पावर x इक्वल टू e की पावर -y। इसको इस प्रकार और लिखा सकते हैं, e की पावर x इक्वल टू 1/e की पावर y। अब आप y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, है ना। y की वैल्यू 2 पुट करिए, y की वैल्यू 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, y की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, पॉजिटिव नंबर पुट करिए, कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यू क्या मिलेगी, धनात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, मतलब e की पावर x इक्वल टू 1 क्या हो गया, धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर ये धनात्मक संख्या है तो e की पावर x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, धनात्मक, यानी कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब जब x की वैल्यू मैंने 0 से छोटी ली तब भी मुझे e की पावर x की वैल्यू क्या मिली, धनात्मक वैल्यू ही मिली। मतलब यहाँ पर भी हम कह सकते हैं f' आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0, जब x लेस देन आपका 0 है। तो अतः f' ग्रेटर देन 0 वेयर x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, यानी x के लिए नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी और 0 भी होगी। इसलिए f(x) सभी वास्तविक फलनों के लिए वर्धमान फलन है। याद रखिएगा, इसलिए जो आपका e की पावर x है सभी वास्तविक फलनों के लिए वर्धमान फलन होगा।